सबसे पहले हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। ठीक है, अब जो है हम लोग को पढ़ना है अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार में बहुत सारे मंत्री बने और यहाँ से बीपीएससी हर एक बार प्रश्न पूछ रहा है और जनरल कंपटीशन में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कि अंतरिम सरकार में कौन से मंत्री कौन थे। ठीक है, यानी यहाँ पर मेन रूप से जो है अंतरिम सरकार 26 अक्टूबर 1946 को बनकर के तैयार हुआ और विशेष विशेष प्रकार के मंत्रालय जो विभिन्न लोगों को दिया गया, यहां से निश्चित तौर पे प्रश्न पूछता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को विदेश राष्ट्रमंडल संबंधी मामले दिया गया। ऐसे भी देश विदेश में चूंकि उन्होंने पढ़ाई किया था तो इनको जानकारी था, इसीलिए विदेश मंत्रालय किसको दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। वल्लभ भाई पटेल आपको आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष माने जाते हैं और इनको सूचना एवं प्रसारण एवं गृह मंत्री बनाया गया। तो गृह मंत्रालय किसके तहत दिया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा दिया गया। लियाकत अली को वित्त मंत्री दिया गया। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि दिया गया। अब्दुल रब निस्तर को क्या दिया गया? रेलवे दिया गया। एक बार बस सुन लीजिए, हो सकता है कभी यह प्रश्न पूछ दे तो आप लोग कम से कम अंदाजा लगा सकते हैं। यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय जो किसको दिया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो दिया गया था, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर सी एच भाभा को कार्य खनन एवं शक्ति मंत्रालय दिया गया था। बलदेव सिंह को रक्षा और आई आई चुनरीगर को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, तो यहां से अगर कभी प्रश्न पूछ दे तो लिखा रहेगा, तो एक बार देखे रहिएगा तो अंदाज भी तो लगा ही सकते हैं। संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के हैं। जो भारतीय संविधान है, इसके सोर्स को हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला आपका देशी और दूसरा विदेशी। पहला क्या बांटेंगे? देशी सोर्स और दूसरा विदेशी सोर्स। देशी सोर्स के अंतर्गत हमारे जो भी देश में बनकर के तैयार हुए कानून, जैसे 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1928 का नेहरू रिपोर्ट, तो इन सब को भी भारतीय संविधान में डाला गया। ठीक है, तो लगभग 2/3 पार्ट, लगभग 66% आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का पार्ट क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 और नेहरू रिपोर्ट से लिया गया। तो भारतीय संविधान का देशी सोर्स के रूप में भारत शासन अधिनियम, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935, ठीक है, या पूछेगा कि भारतीय संविधान का मुख्य सोर्स क्या है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 है भारतीय सोर्स के रूप में। लेकिन विदेशी सोर्स के रूप में अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे देश से लिया गया है, एक देश से नहीं लिया गया, बहुत सारे देश से लिया गया है, चाहे ब्रिटेन से हो चाहे यूएसए। तो जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने पूरे विश्व के संविधान का पहले अध्ययन किया और जो हमारे देश के लिए आवश्यकता थी वहां से उन्होंने निचोड़ निकाल करके लिया। तो कहने का अर्थ है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया वो किसी एक देश के संविधान से कॉपी नहीं था, बल्कि पूरे विश्व के संविधान के जो महत्वपूर्ण जो वहां के प्रावधान है, कानून है, वहां से लिया गया। इसीलिए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित रूप में पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान। ठीक है, और दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया। किसने बनाया? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। ब्रिटेन का संविधान आज तक लिखा नहीं गया है, वह लिखित रूप में संविधान नहीं है और लिखित संविधान है ब्रिटेन का। लेकिन भारतीय संविधान लिखा गया भी है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब आ जाइए कहां से क्या क्या लिया गया है। यहां से निश्चित तौर पे हर एक एग्जाम में कभी ना कभी आपको दिखाई दे देगा, प्रश्न पूछेगा निश्चित तौर पे। ठीक है, तो पहले आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? उद्देशिका का विचार। आगे अभी आज उद्देशिका भी पढ़ाएंगे, आपको प्रस्तावना पढ़ाएंगे। तो उद्देशिका क्या है? तो उद्देशिका मेन रूप से पूरे संविधान का सार है। जैसे कोई फिल्म देखते हैं आप, पहले ट्रेलर उसको दिखाया जाता है, क्योंकि आप ट्रेलर से भी कहानी को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ट्रेलर दिखा करके आपको क्या करेगा? वो फिल्म दिखवा देगा, क्योंकि आप ट्रेलर देख करके ही फिल्म देखने के लिए ललायित हो जाते कि फिल्म देखें। ठीक है, तो यहाँ पे उद्देशिका जो लिया गया है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, दूसरा है न्यायिक पुनर्विलोकन। देखो कोई भी कानून बनता है तो
अगर उसमें कुछ एरर आ जाता है समय के साथ, हो सकता है कि वह कानून लोगों के हित में नहीं हो, तो उसमें बदलाव भी किया जा सकता है। अगर जनता का हित में वह कानून नहीं है तो उसका फिर से उसका पुनर्विलोकन करके फिर से उसमें सुधार किया जा सकता है। तो ये भी कहां से लिया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो आपके देश में कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, तीनों स्वतंत्र निकाय है। यानी कार्यपालिका न्यायपालिका पे दबाव नहीं बना सकती है कि ऐसा न्याय दीजिए, क्योंकि वह क्या है? स्वतंत्र निकाय। लेकिन वास्तविक रूप में आप देखिएगा कि जो बहुमत दल का नेता होता है या जो पार्टी होती है, वो न्यायपालिका पे भी दबाव बनाए रखती है, लेकिन संवैधानिक रूप से वह स्वतंत्र निकाय है। संविधान में किसी भी प्रकार का किसी को हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं है, न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। तो यह भी कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद सबसे ज्यादा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार बार बार पूछता है, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। वर्तमान में अभी मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। लेकिन जब संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार था। लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा करके अब विधि का अधिकार बना दिया गया है। कानूनी रूप से आपको है, लेकिन वह मौलिक अधिकार अब आपका नहीं रहा। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है उसका क्रियान्वयन या कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से देना, अगर आपको नहीं मिलता है मौलिक अधिकार या आपका हनन होता है तो उसमें आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और आपको जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आपको न्याय देगा। ठीक है, तो आगे पूरा मौलिक अधिकार जितना भी टॉपिक आप देख रहे पूरा चैप्टर बन जाएगा पॉलिटी का। पूरा मौलिक अधिकार ही एक चैप्टर बन जाएगा, मौलिक कर्तव्य एक अलग चैप्टर बन जाएगा, प्रस्तावना एक अलग चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं वो सारा, फिर उपराष्ट्रपति भी एक पद जो है आपके देश में है। राष्ट्रपति जब कुछ प्रॉब्लम में रहे या नहीं रहे तो उस समय उपराष्ट्रपति पद संभालते हैं। तो उपराष्ट्रपति के पद भी कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। अमेरिका का प्रधानमंत्री नहीं होता, वहां पे क्या होता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अभी जो बाइडेन वहां के क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इंडियन मूल की ही, क्या नाम है? क्या नाम है? अमेरिका की उपराष्ट्रपति, अरे राष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। तो ये सब याद रखा करो, ये सब प्रश्न करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया आपके देश में लागू है और वो है महाभियोग कहलाता है। राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति कोई भी कानून का दुरुपयोग करता है या संविधान निर्माण में गड़बड़ी करता है, ठीक है, तो उस समय उस पर महाभियोग लगा करके उसको हटाया जा सकता है। अब आ जाइए कनाडा से क्या क्या लिया गया है। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो कनाडा से आपका लिया गया है सबसे पहला सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है, बहुत सारे स्टेट्स मिलके क्या बनाए हैं? केंद्र बनाया है। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यह कनाडा से लिया गया। या डायरेक्ट भी पूछेगा कि संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया है, क्योंकि भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अमेरिका फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपका राज्य जो है केंद्र से अलग नहीं हो सकता, लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका में जो है, इधर आके बैठ जाइए इधर। अमेरिका में जो है क्या होगा कि राज्य अगर चाहे तो केंद्र से अलग हो सकता है, क्योंकि वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। और जबकि आपका भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आपका राज्य चाह के भी केंद्र से अलग नहीं हो सकता, मनमानी नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरे देश पे किसका नियंत्रण है? केंद्र का। तो आपके देश में केंद्र शक्तिशाली है, जबकि अमेरिका वगैरह में राष्ट्र उसका राज्य ही शक्तिशाली होता है। ठीक है, अब आ जाइए केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है और वो केंद्र का व्यक्ति होता है, वो केंद्र का आदमी होता है, सारा इंफॉर्मेशन केंद्र को देता है। ठीक है, और वो मेन रूप से राष्ट्रपति का आदमी होता है और राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं और हर एक राज्य में भेजते हैं कि वहां का शासन नियंत्रण सही से हो रहा है कि नहीं, यह देखरेख करना। तो केंद्र का व्यक्ति राज्य में अगर कोई है तो वो सबसे पहला व्यक्ति आपका राज्यपाल, जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह से। तो कहीं ना कहीं फिर बहुमत दल का पार्टी का नेता ही राष्ट्रपति बनाने में भी और राज्यपाल की नियुक्ति में भी भूमिका निभा देता है। इसीलिए राज्यपाल को भी कठपुतली कहा गया है।
राष्ट्रपति को भी रबर स्टंप कहा जाता है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका दुरुपयोग कर लेती है। चलिए, लेकिन भारतीय संविधान जब बना था तो ऐसा सोचा नहीं गया था कि भारत में किसी एक पार्टी का ही जो है बहुमत आ जाएगा, ठीक है, और वह मनमानी करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय जो है ये भी आपका कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। उसके बाद है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में। अब मान के चलिए कोई भी नया विषय आ गया, जैसे अभी कोरोना आ गया और कोरोना के मामले में कोई कानून बनाना है या कोई नया समस्या आ गया देश के सामने में, तो उसका राज्य कानून नहीं बनाएगा, उसका कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। लोकसभा राज्यसभा में बनेगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे, ना कि कोई राज्य के विधानसभा में बनेगा, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास है, ठीक है। संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूची है जिसमें अलग अलग विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, और उस पे किसी पे केंद्र बनाता है कानून। जैसे लगभग 99 विषय हैं, 100 के आसपास है जिसपे आपका केंद्र कानून बनाता है, ठीक है। 62 के आसपास है, उस पे आपका राज्य कानून बनाता है, और 47 के आसपास है, उस पे दोनों मिलके कानून बनाता है, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो तीनों सूचियां हैं, विषय है, जैसे शिक्षा है समवर्ती सूची में, केंद्र भी कानून बनाएगा, राज्य भी बनाएगा। राज्य का अपना एक अलग बोर्ड होता है, स्टेट का बोर्ड होता है, जैसे बिहार का बीएसईबी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। केंद्र का सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, केंद्रीय विद्यालय आता है। उसी प्रकार से जितना भी अगर कोई सैलरी देना है या विकास का काम है तो 60% केंद्र देगा राज्य को। अगर किसी टीचर की सैलरी अगर आएगा पैसा तो 100 रुपया में 60 रुपया कौन देगा, केंद्र देगा, और 40 रुपया ही राज्य देता है, यानी दोनों का विषय है वो। लेकिन जब बिहार पुलिस की बात करेंगे तो पुलिस क्या है, राज्य सूची का विषय है। राजस्व जो टैक्स वसूली का किसका विषय है, तो राज्य का विषय है। सेना किसका विषय है, केंद्र का है। रेलवे किसका विषय होगा, केंद्र का। डाकघर किसका विषय होगा, सेंट्रल, केंद्र सरकार का है, राज्य का नहीं है। किसका है, केंद्र सरकार का है। तो कहने का अर्थ है कि विषय बटा हुआ है, सब अपने अपने विषय पे ही कानून बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावे कोई नया विषय आ गया तो उस पर कौन बनाएगा कानून, केंद्र बनाएगा। वही चीज लिखा हुआ है। अब ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया वो देखिए। संसदीय शासन प्रणाली, आपके देश में संसदीय व्यवस्था है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों संसद के अंग होते हैं, तीनों मिलकर के ही कोई कानून बनाते हैं। जब 2/3 बहुमत से कोई कानून या विधेयक जब लोकसभा राज्यसभा में पारित हो जाता है और जब राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तब जाकर के वो क्या बनता है, कानून बनता है और पूरे देश में लागू होता है। तो कहने का अर्थ है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। विधि का शासन, यही प्रश्न पूछा गया था इस बार बीपीएससी में, ठीक है। तो पूरे देश में विधि, कानून का शासन है, कानून से बढ़कर के कोई नहीं हो सकता, ठीक है। राष्ट्रपति भी नहीं हो सकते, प्रधानमंत्री भी नहीं हो सकते, सबके लिए कानून क्या है, बराबर है। तो विधि का शासन है, ये कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, ये आगे पूरा चैप्टर ही होगा। ये भी प्रणाली कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। आपके देश में द्विसदनीय प्रणाली है, लोकसभा और राज्यसभा है, एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है। निम्न सदन में डायरेक्ट जनता जिसको जिता करके भेजती है, जैसे लोकसभा के जो भी मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में जो भी रहते हैं वो जनता के डायरेक्ट वोट से जीत करके जाते हैं। जैसे बेगूसराय से गिरिराज सिंह गए, एमपी है ना, तो यहाँ डायरेक्ट जनता वोट दी, वो उनको जिता करके लोकसभा में भेज दी। लेकिन राज्यसभा के जो मंत्री है उसको आप वोट देते हैं, जनता वोट देती है, नहीं देती है। उसको कौन वोट देते हैं, तो जो आपने जिसको जिताया है, विधायक और एमपी, सांसद, वो वोट देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो दोनों सदन है, लोकसभा राज्यसभा, ये भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद विधायी प्रक्रिया, कानून की प्रक्रिया, जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। पहले क्या होगा, वो लोकसभा या राज्यसभा में पारित होगा, दोनों सभा में पारित होगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेगा, तब जाकर के वो क्या बनता है, कानून बनता है। कोई भी विधेयक तभी कानून बन सकता है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद को विशेष अधिकार दिया गया, पावर बहुत ज्यादा है संसद को। परम अधिकार का लेख है, ठीक है। तो संसद के पास परम अधिकार का लेख है, यानी उसके पास इतना अधिकार है कि किसी भी क्षेत्र में वो जाकर के राज्य के विषय पे भी कानून बना सकता है, ठीक है।
अगर वो राज सूची का विषय फिर भी वो केंद्र चाहेगा तो वो कानून बना सकता है। तो इसको विशिष्ट पावर दिया गया है। तो कहने का अर्थ है कि ये सब आपका ब्रिटेन से लिया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कोई भी केंद्र क्या करता है, निर्देश देता है सभी राज्य को कि आप लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कीजिए, जनता का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो सुनिश्चित कीजिए। तो संविधान में अनुच्छेद 39 से लेकर के कहां तक है, 36 से 51 तक क्या है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। उसके तहत क्या, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का आदेश देता है। हो सकता है वो आदेश पूरा करे चाहे नहीं करे, उस पर कोई क्लेम नहीं होगा, क्योंकि यह न्यायालय में वाद योग नहीं होता है। अगर किसी राज्य में शराब बंद है, जैसे यूपी में चालू है, झारखंड में चालू है, पश्चिम बंगाल में चालू है, अब बिहार बेचारा बीच में बंद है, अब बिहार के शराबी जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर दे कि सब राज्य में आप चालू कर रखे, बिहार में ही क्यों बंद, सबसे ज्यादा जो है दिक्कत जो है आपको बिहारी से ही है, तो यह न्यायालय में केस ही नहीं जाएगा, क्योंकि यह किसका विषय है, ठीक है। तो यहां पे यह डीपीएसपी का पार्ट है, इसीलिए न्यायालय में वाद योग यह नहीं होगा। किसी राज्य का अपना मन है शराबबंदी करे, कोई राज्य पेड़ पौधा लगाएगा, जल जीवन हरियाली करेगा, जंगल का विस्तार करेगा, कोई राज्य का मन नहीं है, नहीं करेगा, ठीक है। पहले आपका पंचायती राज व्यवस्था भी अनुच्छेद 40 के तहत था, डीपीएसपी का ही पार्ट, लेकिन अब उसको 243 में कर दिया गया है। पहले क्या था कि बहुत सारे राज्य का मन होता था, पंचायती चुनाव करवाता था, मन होता था तो नहीं करवाता था, कहता था फंड ही नहीं है। अब निश्चित रूप से 5 वर्ष पे करवाना है, क्योंकि अब यह डीपीएसपी से अलग होकर के जो संवैधानिक विधि है उसके कानून में चला गया है। तो कहने का अर्थ है कि डीपीएसपी आगे एक चैप्टर ही होगा, आगे नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, आपके देश में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है एक उसका एक अलग प्रोसेस है, उसमें हम आप भाग लेते हैं नहीं लेते हैं, उसके लिए क्या होता है कि 50% जो संसद का सदस्य है अनुमोदित करता है, 50 लोग कम से कम। उसके बाद क्या होगा कि उसमें जो विधायक हैं, जो राज्य के विधायक हैं और जो एमपी हैं, वही पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, तो राष्ट्रपति के चुनाव में। अभी 15वां राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था तो उसमें आपने देखा होगा कौन जीते थे, अभी कौन है राष्ट्रपति, कितने राष्ट्रपति हैं, 15 में। किसको हरा के जीती, यशवंत सिन्हा को। यशवंत सिन्हा को एनडीए के उम्मीदवार थे और ये बीजेपी के उम्मीदवार थी, कौन, द्रौपदी मुर्मू। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति बनाने में भी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसी का हाथ होता है। आखिर बीजेपी समर्थित लोग ही क्यों जीते, क्योंकि उसका वहां पे क्या है, ज्यादा वोटर है, लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादा संख्या में बीजेपी के व्यक्ति हैं, नेता हैं, तो उसके हिसाब से वो जीत गई। क्योंकि वोट का सब अपना अपना वोट का वैल्यू होता है। राज्य के विधानसभा के जो भी एमएलए हैं उसका वोट का कीमत अलग होता है, वैल्यू। जो एमपी है उसके वोट का वैल्यू अलग होता है, ठीक है। तो आगे ये पूरा राष्ट्रपति चैप्टर में ही पढ़ाएंगे हम लोग। लेकिन ये लिया कहां से गया है, आयरलैंड से। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन या मनोनयन, इसको मनोनयन कर दीजिए तो ज्यादा बढ़िया है। मनोनयन मतलब क्या, देखिए जब संविधान बना रहे थे भीमराव अंबेडकर तो उनको पूरा यकीन था भारतीय जनता पे कि ये क्या कर देगी, कहना मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता उस समय भी बहुत कम पढ़ी लिखी थी। अब जाकर के जो है 2011 में 70% आबादी साक्षर है। साक्षर मतलब अक्षर का ज्ञान है, तो उस समय तो 40-50 के अराउंड में ही होगी। 50%, बिलो 50% जनता पढ़ी लिखी थी। तो उनको पता था कि ये लोग कैसा नेता को चुन करके भेज सकते हैं, और फिर अगर सभी नेता वैसे ही हो जाएंगे तो देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो प्राचीन इतिहास में भी आप देखेंगे कि जो भी मूर्ख नेता भी थे, पढ़े लिखे नहीं भी थे, तो 2-4-10 को रखते थे विद्वान लोग। जैसे अकबर था, अनपढ़ था, अंगूठा छाप था, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन सबसे गोल्डन एरा मुगल काल का अकबर का ही रहा है। यानी मूर्ख था, पढ़ा लिखा नहीं, मूर्ख नहीं कहिए, पढ़ा लिखा नहीं था, निरक्षर था, लेकिन सबसे बेहतरीन शासन अकबर ने ही किया। उसके पीछे क्या था रीजन, तो नवरत्न वो रखता था, 9 विद्वान लोग उसको दिमाग देते थे। बीरबल था उसके यहाँ,
नहीं, एक से एक विद्वान उसको दिमाग देते रहता था कि कैसे शासन करना। तो वही कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यहां भी 12 लोगों का मनोनयन करने के लिए लिया गया। आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह कभी चुनाव नहीं लड़े और दो दो बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। कैसे बन गए? तो उनका राज्यसभा में मनोनयन हुआ और राज्यसभा से उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता था। वो वोट या इलेक्शन नहीं लड़ते थे, लड़ते तो हार जाते। नीतीश कुमार लड़ते हैं, कभी देखे हो? कहां से कैसे बन जाते हैं? तो जो विधान परिषद है उसमें उनको जिता करके नेता सब भेज देता है, फिर वहां से वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए है कि शॉर्टकट है। अगर किसी व्यक्ति को वहां तक पहुंचाना है तो बैकअप के रूप में यह दे दिया गया, उसका मनोनयन कर दीजिए। लेकिन वह विशेष रूप से किसी विशेष फील्ड में जानकार होने चाहिए। ये नहीं किसी को उठा के डाल दोगे, या तो वो खिलाड़ी हो, या तो वो संगीतज्ञ हो, कलाकार हो, अभिनेता हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन विशेष फील्ड का जानकार होना चाहिए। ठीक है, तो 12 लोगों का मनोनयन जो है प्रक्रिया, वो भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत। जो आपके देश में जो संविधान का जो संशोधन होता है वह आपके दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। उसके बाद है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो भी आपका कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, अब जापान से क्या लिया गया है? देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये सब डायरेक्ट एक लाइनर में आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। रूस से क्या क्या लिया गया? ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समाजवादी देश है और यहां से जो लिया गया है मेन रूप से मौलिक कर्तव्य। सबसे पहले पूरे विश्व में अगर मौलिक कर्तव्य अपने संविधान में दिया था तो वो रूस था। सिर्फ अधिकार ही नहीं होना चाहिए, आपको केवल अधिकार मिले तब तो आप भ्रष्ट हो जाइएगा। आपके अगर माता पिता के संपत्ति में आपको अधिकार है तो आपका कर्तव्य भी है, जब वह वृद्ध हो या उनकी सेवा करना, कि सिर्फ आप संपत्ति में अधिकार खोजिएगा। बहुत लोग सिर्फ अधिकार खोजेंगे लेकिन सेवा या कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होते। तो अधिकार कर्तव्य एक दूसरे का पूरक है। अधिकार अगर आपको कहीं लेना है तो आपको कर्तव्य भी आपको होना चाहिए। आप भारतीय नागरिक हैं, अधिकार खोजते हैं कि एकदम हम कुछ भी बोले, कुछ भी कहीं घूमे, कहीं टाले, कोई रोक ठोक नहीं होना चाहिए, कुछ भी करें। तो आपका कर्तव्य भी तो है कुछ, कि देश की अखंडता का ख्याल रखिएगा, जो विदेशी दुश्मन है उससे दोस्ती नहीं कीजिएगा, कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं कीजिएगा जिससे कि समाज को क्षति पहुंचे। ये नहीं कि दंगा भड़का दे, नहीं, जुट्ठों का वीडियो बना के वायरल कर दिया, तमिलनाडु में जो है मारपीट हो रहा है। इससे क्या हो सकता है कि तमिलनाडु का लोग जो बिहार में होगा उसको यहाँ पे मारा पीटा जाता, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता था ना। दंगा भड़काने का मतलब क्या है? तो कहीं ना कहीं वो कौन सी एक्टिविटी होगी? समाज के विरोध में हो गया। अगर आप कहीं पे जाइए, अगर आपको बिहारी हैं और महाराष्ट्र में आपको पिटाई हो गया या कोई वायरल कर दिया झूठा वीडियो, तो जो यहाँ का जो होगा महाराष्ट्र का आदमी, उसको आप भी पीटिएगा। हमारा आदमी को वहां तुम पीटोगे तो हम। एक बार क्या हुआ था कि पंजाब हरियाणा में, देखो, एक बार जब कांग्रेस में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, सिख धर्म के लोग के द्वारा जब मारा गया था, पूरे इंडिया से सिख धर्म को मार पीट करके भगाया गया। आज भी जो है सिख धर्म के लोग जो है, सिख जो मानते हैं, वो इंडिया के प्रति उतनी लगाव नहीं रखते जितना कि अन्य लोग रखते हैं। ठीक है, उसके पीछे क्या हुआ कि पूरे देश में जहां जहां पगड़ी देखता था लोग सब पहले कुटाई करता था कांग्रेस। बिहार में भी बहुत सारे, बहुत ज्यादा संख्या में जो है सिख धर्म के लोगों के साथ अन्याय हुआ। काम कौन किया? दो सिख जो भी बॉडीगार्ड उसको इंदिरा गांधी को मारा था। लेकिन पूरा सिख समुदाय को पूरे देश में मारा पीटा गया। तो कहीं ना कहीं होता है, तो दंगा भड़कने से या कुछ भी होने से कुछ भी हो सकता है। तो वो आपका कर्तव्य है कि ऐसा काम आप नहीं कीजिए जिससे कि दंगा भड़क जाए। ठीक है, तो बहुत सोच समझ करके, सिर्फ आप जो है, आपको बोलने की आजादी है, आप कुछ भी बोल रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से या किसी माध्यम से, और फिर जब कर्तव्य आता है तो आप उस जगह पे क्या करते हैं कि आप अपना कर्तव्य नहीं देखते हैं कि आपका क्या कर्तव्य बनता है। आपका कर्तव्य है कि शांति कायम कीजिए। अगर कोई वाद विवाद हुआ भी तो उसको क्या कीजिए, उसको ठंडा कर दीजिए मामला को, ये नहीं कि उसको तुल पकड़ा दीजिए। और जो है उसमें क्या होते हैं, निर्दोष लोग भी बहुत ज्यादा मारे जाते हैं। करता कोई है लेकिन पड़ जाता है सब पर। करेगा एक बिहारी, पड़ेगा सब बिहारी। ठीक है, बाहर जाओ देखो कैसा माहौल बनता है।
ऐसे भी लोग बिहारी से चिढ़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो अगर उस तरह का काम हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो आपके मौलिक कर्तव्य के खिलाफ होता है। तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य, जब चैप्टर होगा उसमें क्या क्या कर्तव्य है। देश में आपको कभी भी दंगा टाइप का हिंदू मुस्लिम या जो भी आप लोग बोल देते हैं या कर लेते हैं, वो सब करना वास्तव में नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका देश सबका है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो ईसाई हो, सबके लिए यह देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान को अगर चेंज कर लो तो अलग बात है, क्षमता है किसी में तो कर ले, तो अलग बात है कि हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई के बीच में आप कीजिए, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं होगा। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये रूस से लिया गया है। प्रस्तावना में देखोगे 3 शब्द दिया गया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। ये तीनों शब्द रूस के संविधान से लिए गए। ये अति महत्वपूर्ण है, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय कहां से लिया गया है? रूस। सामाजिक मतलब समाज में सबको बराबर का मौका है, अगली जाति के हो चाहे पिछड़ी जाति को हो। स्कूल में जाते हो तो अलग थोड़े केबिन रहता है कि एसी वाला में बैठेंगे अगली जाति और नीचे में बैठेंगे पिछड़ी जाति। संविधान में है ऐसा? नहीं है ना। अगर कोई टीचर ऐसा करता है तो वो संविधान के खिलाफ जाता है। तो यहां सामाजिक रूप से सबको बराबर मौका दिया जाता है। आप आर्थिक रूप से कोई भी रोजगार कीजिए, सिर्फ इलीगल नहीं करना है। बाकी आप मुर्गा पालिए, सुगर पालिए, चाहे आप जो है खेत में काम कीजिए, कुछ भी कीजिए, इलीगल एक्टिविटी बस नहीं होना चाहिए। आपको कोई रोक टोक है? नहीं है ना। कुछ भी करके आप कमाइए, सिर्फ जो लीगल कार्य है उसको करना, इलीगल कार्य को नहीं करना। राजनीतिक रूप से सबको एक ही वोट का अधिकार है ना। चाहे वह कोई अनपढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति जाकर के वोट दे दे, चाहे आपके जो पढ़े लिखे जो हमारे राजनेता है राष्ट्रपति जाके वोट दे, सबका वोट का कीमत एक ही होगा, बराबर वोट का कीमत है। यानी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय आपका देश में है, संविधान आपको देता है। और यह कहां के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से। अब आइए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया संयुक्त बैठक। जो संयुक्त बैठक होता है, जब कोई भी कानून बनाना होता है तो कई बार क्या होता है कि लोकसभा में पारित हो जाएगा, राज्यसभा वाला पारित नहीं करेगा। कई बार राज्यसभा में पारित हो जाएगा, लोकसभा वाला पारित नहीं करेगा। तो जब तक दोनों सदन में पारित नहीं होगा तो वो कानून बनेगा नहीं। उस केस में क्या होगा कि दोनों का संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा। इसीलिए तो अभी नयका जो बना है संसद, उसमें 1100 कुछ सीट है या 1200 के अराउंड है, कि जब दोनों बैठे तो आराम से बैठ सके। ऐसे भी सीट भी बढ़ाया जाएगा, 500 से हो सकता है 700 750 हो जाए, क्योंकि वह 2026 तक के लिए सीट है। 550 अभी जो है वो 2026 तक के लिए ही है, 2026 के बाद वह चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो संयुक्त बैठक की बात होगी, कोई कानून पारित करना है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एक साथ बैठाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, दोनों के एक साथ बुलाएंगे। लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, उद्देशिका की भाषा, जो उद्देशिका में हम लोग बोलते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो भाषा दिया गया वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अति महत्वपूर्ण। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, आप कोई भी व्यापार कहीं भी जाके कर सकते हैं। देश के किसी कोना में आप कुछ भी समोसा लिट्टी जो बेचना है, गोलगप्पा बेचिए जाके, कोई दिक्कत है रे? कोई दिक्कत है? बताओ। अरे बिहार में दारू इलीगल कार्य हो गया ना बिहार के लिए, फिर तुम लोग जो है कहीं कुछ भी कैसे बेच दोगे? हथियार बेच दोगे लाके? कह रहे लीगल कार्य कर सकते हो, लीगल इलीगल नहीं समझ में आ रहा है। चलिए अब आते हैं, कुछ भी मतलब ये लोग तुरंत इलीगल काम सोचता है, कुछ भी मतलब इलीगल। अरे कानून है ना। हाँ हाँ, तो दूसरे देश में दूसरे राज्य में जाके बेचो, जहां जहां दारू फ्री है वहां जाके बेचो, कोई तुमको थोड़े मना किया है। बिहारों में चुरा नुका के बेचता है तुम जैसा युवा सब, अभी तो मेन धंधा वही बनाए हुए। मतलब कम मेहनत में ज्यादा कमाई करने का कौन नहीं चाहता है कि हम अमीर बन जाए एकदम रातों रात? क्या रे, सब चाहता है, लेकिन वह इलीगल कार्य है। तो ठीक है, वो 2-4 साल बाद पता चल जाएगा। करने दो न, करने दो। इलीगल कार्य का नतीजा भी वैसा ही होता है, करने दो ना। चलो जो जैसा करता है वैसा पाता है, उसके लिए क्या है ना। हम ये बोल रहे हैं कि नहीं करो या करो,
तुम जानो इलीगल काज करते हो तो फंसोगे, पुलिस प्रशासन तुम्हारे घर जाएगी, मेरे घर थोड़ी आएगी। तो जो जैसा काज करो करेगा उसके पास वैसा होगा। ठीक है, अब आ जाइए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन सा है? संविधान है। ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारतीय संविधान में आपात उपबंध, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आपात उपबंध है ना 352, 356, 360। राष्ट्रीय आपात लगेगा 352 के तहत। अगर कोई भी युद्ध की स्थिति बन गई, कोई भी बाहरी आक्रमण हो गया आपके देश पर, जैसे पाकिस्तान टारगेट किए रहता है, चीन कर देगा आक्रमण, उस स्थिति में क्या होगा? आपके देश में राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाएगा और पूरा राज्य का जो पावर केंद्र के पास आ जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति के दौरान। तो 352 अनुच्छेद है राष्ट्रीय आपात। 356 है राष्ट्रपति शासन, यानी राज्य का अगर शासन व्यवस्था विफल हो जाए, यानी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिले, उस केस में राज्यपाल क्या करेगा? राष्ट्रपति से अनुरोध करेगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। अनुच्छेद कितना के तहत? 356 के तहत। और एक होता है 360 वित्तीय आपात, लेकिन आज तक आपके देश में वित्तीय आपात लगा नहीं है, अभी श्रीलंका में लगा हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। अगर कोई भी राज्य विधानसभा में कोई विधेयक बनाना है, कानून, तो राज्यपाल अंतिम रूप से अनुमोदित करता है। लेकिन राज्यपाल क्या करेगा कि राष्ट्रपति के परमिशन से अनुमोदन देता है, उसके लिए विचारार्थ रख लेता है। जब तक राष्ट्रपति उसको क्लियरेंस नहीं देगा तब तक वह अनुमोदित नहीं करता है। इसीलिए यह पावर जो है कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और यहां पर है विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहां का है? यूएसए का है, याद रखिएगा। दुनिया का पहला देश जिसने संविधान को लिखा वह था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और दुनिया का अलिखित संविधान है आपका ब्रिटेन का। हाँ, कई बार लगा है, कई बार लगा, इंदिरा गांधी के समय भी लगा, कई बार लगा है। अब आ जाइए, वो जब राष्ट्रपति पर आएंगे तो उसमें सारा अच्छे से बताएंगे, टेंशन नहीं लो। अभी अभी टेलर चल रहा है, फिल्म अभी बाकी है। ठीक है, अभी आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, कहां से क्या लिया गया, ये नहीं पढ़ा रहे कि क्या है, बस थोड़ा बहुत समझा दे रहे, यही समझो। अब भारतीय संविधान देखो क्या है। भारतीय संविधान एक महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। तो कोई भी कानून बना है क्यों? देश को चलाने के लिए, सही ढंग से चल सके, मनमानी नहीं हो, कोई पार्टी अपनी मनमानी नहीं करे, इसके लिए क्या किया गया? आपके देश में संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, संविधान निर्मित करने के लिए संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट प्लान के तहत किया गया। आपको बताए थे, क्रिप्स मिशन आया, उसको नहीं माना, फिर कैबिनेट मिशन आया जिसको माना गया, और कब आया? 1946 में आया। ठीक है, जिसके 3 सदस्य थे। तो ये सब भी याद रखिएगा जो पहले हो चुका है। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और उसका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये टेस्ट में भी हमने प्रश्न दिया था। ठीक है, उसके बाद अगला बैठक 11 दिसंबर को, 2 दिन बाद, और इसकी अस्थायी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछेगा। फिर 13 दिसंबर को, फिर अगले 2 दिन बाद 13 दिसंबर को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उद्देशिका को संविधान सभा के सामने रखा किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। तो ये सब समिति के बारे में हमने ऊपर बता ही दिया था कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ समिति के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति जेवी कृपलानी। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। तो ये सब व्यक्ति यहाँ संविधान निर्माता है, ये सब बैठे हुए हैं, ये सब उसी के सदस्य हैं। ये प्रारूप समिति के सदस्य हैं। ठीक है, 7 होंगे, 2 2 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, एक कोई एक्स्ट्रा आदमी है। ठीक है, नहीं बॉडीगार्ड नहीं, एक जो बीमार पड़ गए थे हो सकता है। चलिए अब देखिए वही चीज है, भारतीय संविधान का जो पार्ट देसी सोर्स में है 1935 का भारत शासन अधिनियम और नेहरू रिपोर्ट। ठीक है,
और देखिए संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा, यह प्रश्न इस बार बीपीएससी में पूछा गया था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इस बार का सबसे आसान प्रश्न यही था बीपीएससी में। संविधान सभा द्वारा नवनिर्मित संविधान को कब स्वीकृत किया गया था, कब अंगीकार किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। और विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर 1949 को ही, यानी 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन कानून को, संविधान को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। अगर पूछे लागू कब किया गया था, तो तब क्या बोलना है, 26 जनवरी 1950 को। और अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन भारत का राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, वही चीज है, 26 जनवरी 1950 को संविधान बन के लागू हुआ। इस नवनिर्मित संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो 465 अनुच्छेद हो चुके हैं, 25 भाग हो चुका है और 12 अनुसूचियां हो चुकी है। संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया, इसीलिए भारतीय संविधान के निर्माता या जनक किसको कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। तो यहां तक मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। निश्चित तौर पे 1-2 प्रश्न तो बनता ही है, जितना अभी तक हमने पढ़ाया है। किसी भी कंपटीशन में बैठिएगा, यूपीएससी तक में आपको 1 या 2 प्रश्न इतना में ही आपका बन जाएगा। बीपीएससी में बैठिए, यूपीएससी में बैठिए, छोटा मोटा जिस एग्जाम में बैठिए, सब में यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि बेसिक है और बेसिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है।